अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फासिया सज्जाद। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। चैनल को पसंद करने का बहुत शुक्रिया। नए आने वालों को बताती चलूं, ब्रेकिंग न्यूज पर आप देख सकते हैं हकीकत पर मबनी न्यूज, रिपोर्ट्स और तज्जिए। हमारी आज की रिपोर्ट भी बहुत अहम है, लेकिन रिपोर्ट की जानिब मूव करने से पहले हमेशा की तरह वही रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सके। हमारी आज की रिपोर्ट इकबाल के शाहीन 1965 के इंडो पाक जंग के हीरो MM आलम के हवाले से है। MM आलम कौन थे? उनके पास वर्ल्ड रिकॉर्ड तो है ही, लेकिन MM आलम को जबरी रिटायर्ड क्यों किया गया? क्या वो वाकई कादियानी थे? MM आलम को बंगाली समझकर 1971 में जहाज उड़ाने नहीं दिया गया। क्या उनकी वफादारियाँ बांग्लादेश के साथ थी? हमारी तारीख में इतने झूठ क्यों शामिल किए गए? ऐसी बहुत सी बातों के बारे में जानेंगे आज की इस रिपोर्ट में। तो चलते हैं अपनी रिपोर्ट की जानिब। हमारी आज की रिपोर्ट 1965 की पाक भारत जंग के हीरो और मुहाफिज़े पाकिस्तान MM आलम के हवाले से है। किसी भी मुल्क की तारीख में कई दिन ऐसे होते हैं जिनमें उस मुल्क के अवाम नाजा होते हैं कि उनके बड़ों ने कारहाय नुमाया सर अंजाम देकर मुल्क और मिल्लत को एक ऐसा तमगा दिलवाया जिन पर उनकी आने वाली नस्लें फख्र कर सके। 6 सितम्बर 1965 का दिन भी ऐसा ही दिन था जब कलील ने कसीर पर सबकत पाई थी, और ये सबकत सिर्फ इस वजह से मुमकिन हुई थी कि पूरी कौम एक सीसा पिलाई दीवार बनकर दुश्मन के सामने खड़ी थी, और वो दुश्मन जिसे अपने असलहे और तादाद पर बहुत फख्र था, उससे हमारे अहले ईमान फौजियों के जज्बों के बारे में शायद खबर ही नहीं थी। सितंबर 1965 की जंग में हर कोई वतन की खातिर मर मिटने को तैयार था। हर किसी की ख्वाहिश थी कि अगले महाज पर दुश्मन से दो दो हाथ करने की इजाजत मिल जाए, और जिन खुश नसीबों को ये इजाजत मिली उन्होंने जंगी तारीख में वो नुमाया कारनामे सर अंजाम दिए और ऐसे लामहदूद रिकॉर्ड्स कायम किए कि जिन्हें आज की नस्लें मौजज़ा तस्वुर करती हैं। 7 सितंबर यौम फिजाइया के तौर पर मनाया जाता है। 6 सितंबर को जब दुश्मन ने हमला किया तो जहां पाक फिजाइया के दीगर शाहीनों ने इब्तिदाई जारहाना हमलों में ही भारत की फिजाई ताकत को मलिया मेट कर दिया, वहीं वतन अजीज के बहादुर सपूत MM आलम ने 7 सितंबर को पाकिस्तान की फजाओं में आने वाले एक के बाद दीगरे 5 भारतीय जहाजों को एक ही जंगी मार्के में राख का ढेर बना दिया। न सिर्फ दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया, बल्कि एक ऐसा आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया जिसे आज तक कोई नहीं तोड़ सका। उन्होंने 1 मिनट में 5 और मजमूई तौर पर 9 भारतीय तैयारे अपनी जहानत और सलाहियतों को बुरुए कार लाते हुए तबाही से हमकिनार किए, जिसके बाद भारतीय फजाइया को पाकिस्तान की तरफ आने की जुर्रत न हुई। मोहम्मद महमूद आलम यानी MM आलम इकबाल के ऐसे शाहीन का नाम है जो आज भी दुश्मन को लरजाने के लिए काफी है। हमारी नई नस्ल को ये जानना जरूरी है कि आखिर ये मौजज़ाना कारनामा MM आलम ने कैसे सर अंजाम दिया था। MM आलम पाक फजाइया की तारीख के वो जांबाज दिलेर सिपाही जिन्होंने 65 की जंग में दुश्मन को शिकस्त से दोचार किया। अपने अजीम कारनामे और शुजाअत और बहादुरी के मुजाहरे पर उन्हें लिटिल ड्रैगन का खिताब दिया गया। 7 सितंबर 1965 की सुबह दुश्मन ने पाक फिजाइया के अहम अड्डे सरगोदा को फिजाई हमले का निशाना बनाया। भारत जानता था कि पाक फिजाइया में सरगोदा एयरबेस को मरकजी हैसियत हासिल है। भारतीय फिजाइया के हलवाड़ा के स्क्वाड्रन लीडर DS जोग ने 5 हंटर तैयारों की क़यादत करते हुए सरगोदा पर हमला कर दिया। कंट्रोल रूम को जैसे ही हमले का अंदाजा हुआ तो MM आलम और उनके साथी फ्लाइट लेफ्टिनेंट मसूद अख्तर को उन तैयारों का पीछा करने को कहा गया। 65 की जंग के वक्त MM आलम पाक फिजाइया के स्क्वाड्रन नंबर 11 की कमान कर रहे थे, जबकि भारत को मुंह तोड़ जवाब देने वाले सेबर्स की क़यादत फ्लाइट लेफ्टिनेंट इम्तियाज भट्टी कर रहे थे। MM आलम की नजर दुश्मन के हंटर्स तैयारों पर थी। उनमें से एक तैयारे ने दरख्तों के पीछे छुपने की कोशिश की और एन उसी वक्त MM आलम के मिसाइल की जद में आ गया। निशाने से आगाह करने वाले आले ने हंटर तैयारे से खारिज होने वाली तपिश से सिग्नल को आगाह किया। बेहतरीन अकाबी बसीरत और अपनी जहानत का बर वक्त इस्तेमाल करते हुए MM आलम ने एक लम्हा भी जाया किए बगैर दूसरा मिसाइल भी दाग दिया, जिसके बाद कई हंटर्स भागते दिखाई दिए। MM आलम ने अपने F-86 से 1 मिनट के अंदर 5 तैयारे मार गिराए, जिनमें से इब्तिदाई 4 तैयारे सिर्फ 30 सेकंड्स में तबाह किए गए। ये एक आलमी रिकॉर्ड था। उनका ये कारनामा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में भी दर्ज है। इस नाकाबिले यकीन कामयाबी जिसे मौजज़ा कहा जाए तो गलत न होगा। इसके बाद मुसरत के आलम में 5 तैयारों
हजारों की तबाही की खबर उन्होंने कंट्रोल रूम में दी। ये वो तारीख साज कामयाबी है जिसे रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। नाजरीन, अब बात करते हैं तारीख की कुछ ऐसी गलतियों की कि जिनके बारे में शायद कई नस्लों से हमें सही आगाही नहीं दी गई। हमारे मुल्क के बेशतर जवान MM आलम रोड को तो जानते हैं, लेकिन MM आलम कौन थे इस बारे में ठीक से नहीं जानते। हमारी तारीख हमें ये बताती है कि MM आलम को जबरी रिटायर्ड किया गया। उन्हें 1971 की जंग में तैयारा नहीं उड़ाने दिया गया क्योंकि वो बंगाली थे, और उन्हें एयर कमोडर की हैसियत से जबरी रिटायर्ड किया गया क्योंकि वो कादियानी थे और इस्लाम दुश्मन सरगर्मियों में मुलविस थे। ये किस कदर दुख की बात है कि हमारी मौजूदा नस्ल को एक अजीम फिजाई सरफरोश जिसके जिक्र के बगैर पाक फिजाइया की तारीख मुकम्मल नहीं होती, उसके बारे में कैसी बेसरोपा बातें बताई गई हैं। उन्हें बंगाली समझकर मशकूक करार दिए जाना तारीख की सबसे बड़ी गलती है क्योंकि वो बांग्लादेशी थे ही नहीं। MM आलम 6 जुलाई 1935 को हिंदुस्तान के शहर कोलकाता में पैदा हुए थे और उनके वालिदैन का ताल्लुक बिहार से था। अगर कोई उन्हें बिहारी कहकर पुकारता तो वो जवाब देते कि मैं सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी हूँ और पाकिस्तान ही मेरा वतन है। MM आलम जो बिलाशुबा हमारे माथे का झूमर है, बदकिस्मती से हमें उनकी हुब्बुल वतनी पर शक रहा। जी हाँ नाज़रीन, हमें उनकी हुब्बुल वतनी पर शक था। अपने मोहसिनों को दगा देने की रिवायत हमारी बहुत पुरानी है। उनके बारे में अजीबो गरीब किस्म के मफरूजों ने जन्म लिया। उनके बारे में आज तक यही कहा जाता है कि वो बंगाली थे और क्योंकि पाकिस्तानियों के लिए बंगाली होना उस वक्त काबिल नफरत था, लिहाजा उन्हें मुखालिफ अनासिर की तरफ से ये गाली देकर एहसास दिलाया जाता रहा कि वो एक नीच मखलूक हैं। ये भी कहा जाता है कि उन्हें बंगाली होने की वजह से 1971 की जंग में जहाज नहीं दिया गया। मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी के बाद वो पाकिस्तान के होकर रह गए थे, लेकिन इसके बावजूद उन्हें बंगाली गद्दार कहा गया। अफसोसनाक बात यह है कि अपने कौमी हीरो के साथ ऐसा सलूक करते हुए लोग ये क्यों भूल गए कि वो कोलकाता में पैदा हुए थे और वहाँ से 14 साल की उम्र में मुत्तहिदा पाकिस्तान के मशरक़ी हिस्से उनके खानदान ने ढाका की तरफ हिजरत की थी और वहीं से उन्होंने तालीम हासिल की थी। वहीं पले बड़े और जाहिर है इंसान जिस जगह जिंदगी का बड़ा हिस्सा गुजारे वहाँ की जबान से वाकफियत हो ही जाती है। इसलिए MM आलम बंगला भाषा जानते जरूर थे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि वो बंगाली थे। एक और अफसोसनाक प्रोपेगेंडा ये भी किया जाता है कि उन्हें 1971 में बंगाली होने की वजह से गद्दारी के शक में जहाज नहीं उड़ाने दिया गया। यकीन जानिए कि मुखालिफिन की जानिब से ये भी बेसरोपा बात उनके लिए बनाई गई है। इस ज़बान ज़दे आम बात की सच्चाई ये है कि इंतजामिया की तरफ से ऑर्डर था कि जितने भी बंगाली ऑफिसर्स हैं उन्हें मैदान कारजार से दूर रखा जाए, लेकिन ये कतई बेबुनियाद बात है। हकीकत ये थी कि इस दौरान इंडिया मशरक़ी पाकिस्तान का रनवे पहले ही तबाह कर चुका था। MM आलम ने उस वक्त अपने सीनियर्स से कहा था कि मुझे तैयारा उड़ाने की इजाजत दी जाए। MM आलम का कहना था कि मैं इसी टूटे फूटे रनवे से हंटर उड़ाकर दुश्मन की ईंट से ईंट बचा दूंगा। MM आलम का जज्बा काबिल दाद जरूर था, लेकिन ऐसे पेशावराना मामलात में जज्बा नहीं जमीनी हक़ाइक़ देखे जाते हैं। टेक्निकली ऐसा कुछ करना खुदकुशी के मुतरादिफ था। इसी वजह से उनको तैयारा उड़ाने की इजाजत नहीं मिली थी और इसके अलावा कोई वजह नहीं नजर आती, क्योंकि इसी जंग में हमारी फौज के कई बंगाली ऑफिसर्स ने जान फिशानी के साथ हिस्सा लिया था और जिन्हें बाद में प्रमोट भी किया गया था। बंगाली कहकर बेपर की उड़ाना सरासर असबियत की अलामत है और ये एक मखसूस हल्का था जिसने इस तरह की बेसरोपा बातों को MM आलम के साथ जानबूझकर मंसूब किया था। अब बात करते हैं उन पर लगाए गए एक और संगीन इल्जाम कि उन्हें जबरी रिटायर्ड इसलिए किया गया था कि वो कादियानी थे। ये हकीकत है कि नजरियाती अफराद के साथ हमेशा अपने कोलीग्स या बॉस की अनबन रहती है। MM आलम साहब ने भी अपने नजरियात की बुनियाद पर पाक फिजाइया की हाई कमान से टक्कर ले रखी थी। भुट्टो साहब के जमाने में उनके अपने सीनियर्स के साथ इख्तलाफात पैदा हो गए थे, जिसके बाद उनके लिए हालात साजगार नहीं थे। इस वजह से उन्होंने रिटायरमेंट ले ली, लेकिन दूसरी जानिब उनकी रिटायरमेंट की वजह मशहूर की गई कि वो कादियानी थे और किसी कादियानी को इतनी अहम पोस्ट यानी एयर कमोडर या 1 स्टार पर नहीं रखा जा सकता, इसलिए उन्हें माजूल किया गया। ये भी कहा जाता है कि उन पर रिटायरमेंट लेने के लिए दबाव डाला गया था। सच्चाई तो ये है कि भुट्टो के जमाने में जब कादियानियत के खिलाफ तहरीक उरूज पर थी, तब भी वो बड़े जोशो जज्बे से उसमें हिस्सा लेते थे। पाकिस्तान की कौमी असम्बली की तरफ से कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिए जाने के बाद भी वो हर महाज में ख़ातमुन नबीयीन के खत्म नबूवत के अकीदे की खातिर सरगर्म रहे। मस्जिदों में जा जाकर वलवला अंगेज बयानात दिया करते थे। अब आप खुद बताएं, वो इंसान जो दीन मोहम्मदी का पासबान था वो कादियानी कैसे हो सकता है? दरअसल बात ये थी कि हम इंतहा पसंद वाक़े हुए हैं और हमने आज तक ये सच्चाई नहीं मानी कि मशरक़ी पाकिस्तान हमने खुद अपनी हरकतों की वजह से खोया था। वो लोग के जो माजी में मुल्क तोड़ने का सबब बने, उन्हें उनके मरने के बाद आज भी लीडर समझा जाता है, बल्कि उनके खानदान का पैदा होने वाला हर शख्स हमारा हुक्मरान बनता है। ये उन्हीं का तासुब था कि उस जमाने में जितने भी मशरक़ी पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले
लोग थे और वो बांग्लादेश नहीं गए थे, उनसे बुरा सलूक किया जाता था। उन्हें बंगाली जानकर एहसास दिलाया जाता था कि वो कोई नीच मखलूक हैं। उनकी किरदार कशी की जाती थी। बदकिस्मती से MM आलम भी उन्हीं लोगों का टारगेट बन गए। अगरचे वो बंगाली नहीं थे, लेकिन उन्हें बंगाली करार दे दिया गया और हर वक्त उन्हें शक की निगाह से देखा जाता था। अपने इरादों में अटल होने की वजह से, क्योंकि एयरफोर्स की हाई कमान से वो टक्कर लेकर बैठे थे, इसलिए भी वो लोगों की आंखों में खटकते रहे थे। और हमने अपने हीरो के हवाले से वो कहानियाँ मशहूर कर दी जो शायद दुश्मन ने भी कभी न सोची हो। दुश्मन तो आज भी MM आलम के नाम से लरज उठता है कि जिन्हें वालिदैन CSP ऑफिसर बनाना चाहते थे, लेकिन वो फाइटर पायलट बन गए। ये अजीम पाकिस्तानी मुजाहिद कि जिसने अपनी शादी को कश्मीर की आजादी से मंसूब कर दिया था। दोस्त अहबाब रिश्तेदार जब भी शादी के लिए मजबूर करते तो मुस्कुराते हुए वो यही जवाब देते कि जिस दिन कश्मीर आजाद होगा उसी दिन मैं शादी कर लूंगा। उन्हें सिर्फ शहादत की तमन्ना थी। पाक फिजाइया में शमूलियत भी शहादत के लिए थी। MM आलम को ब्रदर इस्लामी मुल्क शाम की फिजाइया को तरबियत देने के लिए भी दमिश्क भेजा गया था। वहाँ MM आलम को आज भी एक जो मालाई किरदार के तौर पर जाना और पहचाना जाता है। जब भी इसराइली पायलट्स को MM आलम की आमद की खबर होती तो वो बगैर हमला किए वापस लौट जाते थे। 1973 की अरब इसराइल जंग में शामी पायलट्स ने जिस बहादुरी से इसराइल के फिजाई हमलों का मुकाबला किया, वो MM आलम ही की तरबियत थी। उन्हें MM आलम ने ही ट्रेन किया था। शहादत उन्हें न तो सितंबर की जंग में मिली और न ही अरब जंग में। रिटायरमेंट के बाद मुजाहिद का रूप इख्तियार करके वो वादिय कश्मीर चले गए, लेकिन शहादत वहाँ भी न मिली। जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर यलगार की तो MM आलम एक मुजाहिद का रूप इख्तियार करके अफगानिस्तान जा पहुँचे और वहाँ सालों मसरूफ जंग रहे। दुश्मन मुल्क ने 1965 की हारी हुई जंग के कई हीरोज को आला हुकूमती ओहदों पर फाइज करके उनकी हुब्बुल वतनी का एतराफ किया था। इसके बरक्स MM आलम उन बदकिस्मत हीरोज में शामिल थे जिन्हें पाकिस्तान ने आला हुकूमती ओहदों पर फाइज करने के बजाय 1982 में एयर कमोडर के ओहदे से जबरन रिटायर्ड किया था। MM आलम हजरत खालिद बिन वलीद से बहुत मुतासिर थे। उन्हें जब जबरन रिटायर्ड किया गया तो एक सहाफी ने सवाल किया कि आप इस तौहीनामे इस रिटायरमेंट पर क्या कहेंगे। MM आलम ने 2 लफ्जों में बात खत्म करते हुए कहा कि अगर खलीफा दोम हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मैदान जंग में मार्का आराई के दौरान मुसलमान अफवाज के सिपा सालार हजरत खालिद बिन वलीद को मुअत्तल करके सिपा सालार से सिपाही बना सकते हैं तो मैं किस बाग की मूली हूँ। उन्हें बंगाली और गद्दार कहने वालों के लिए ये बात भी तारीखी तमाचा है कि जब वजीर आज़म बांग्लादेश की हैसियत से शेख मुजीबुर रहमान ने MM आलम को बांग्लादेश आकर कमांडर इन चीफ का ओहदा संभालने की पेशकश की तो MM आलम ने 2 टोक अल्फाज में इनकार करते हुए कहा था, मैं बांग्लादेश फजाइया के कमांडर इन चीफ के बजाय पाकिस्तानी फौज के एक सिपाही की हैसियत पर फख्र करता हूँ और पाकिस्तान के साथ जीना मरना पसंद करूँगा। इस ऑफर पर इंतहाई रंजीदा होते हुए दुख और अफसोस के साथ खोए खोए लहजे में MM आलम ने कहा था, पता नहीं दुश्मन ने ये कैसे समझ लिया कि मैं ओहदे की लालच या पैसों की खातिर बिक जाऊंगा। उन्हें हिम्मत कैसे हुई कि वो MM आलम की हुब्बुल वतनी पर शक करें। MM आलम तो पाकिस्तानी हुक्मरानों, बेहिस सरकारी हुक्काम और मुर्दा सिविल सोसाइटी के पेदर पे जख्मों की ताब न लाकर और फेफड़ों की तवील अलालत के हाथों लाचार होकर इस दुनिया से रुखसत हो गए। उनकी जिंदगी में कराची के अस्पताल में कोई उनको फूलों का एक गुलदस्ता देने भी न पहुंचा। वतन अजीज के इस रोशन सितारे को जिसे उसके कारनामे पर सितारे जुर्रत से नवाजा गया था, इसे किसी ने फूलों का एक गुलदस्ता देने की भी तौफीक न की। पूरी दुनिया को वर्ता हैरत में डालने वाला कौम का ये अजीम सपूत अपने दिल में अपनों ही के दिए जख्म लेकर इस दुनिया से रुखसत हो गया। लेकिन अब वक्त आ चुका है कि हमें तारीख की असल किताब के असल पन्नों को खोलना होगा और वो जो मुल्क तोड़ने के जिम्मेदार थे और मुल्क तोड़ने के बाद हुक्मरानी के ताज जिनके सरों पर सजे, उन्होंने मशरक़ी पाकिस्तान अलहदा होने के बाद भी मशरक़ी पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले लोगों के साथ किस हद तक ज्यादती की, इसके बारे में अब खुलकर बात करनी होगी। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी और इन्फॉर्मेशन में भी इजाफा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए क्योंकि आपकी राय बहुत अहम है। कमेंट बार में जाकर अपनी राय लिखिए और साथ पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद जरूर लिखिएगा। ब्रेकिंग न्यूज फेसबुक ऑफिशियल पेज पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे यकीन है हम एक फैमिली की तरह ऐसे ही जुड़े रहेंगे। अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।